चलो जुड़ जाइए सबको जल्दी जल्दी। आवाज़ आ रहा है ना, एक बार बता लीजिए। क्या रहा आवाज़ ना, उसमें से खुलिएगा तो। आवाज़ जा रहा है, बताओ एक बार सबको। जुड़ते जाओ, भेजते जाइए, हर जहाँ शेयर कीजिए। शेयर के लिए लेट नहीं करना है, समय चला जाता है इसी करने से। आ रहा है, क्वालिटी सही है। अभी तक एक जुड़ा हुआ है मात्र। शेयर कीजिए जल्दी। कमेंट निकलेगा, कमेंट करते जाइए। चलिए शेयर भी कीजिए, अभी 3 लोग मात्र जुड़े हुए हैं। खुल ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, लाइक भी करते जाइए, जुड़ रहे हैं लाइक भी कीजिए। अभी 2 लाइक है, 5 जुड़े हुए हैं। और कमेंट भी कीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खुल गया, बोलो खुला। हम झारखंड से ही हैं। चैनल जुड़ने के लिए आपको वेलकम है। और अगर जुड़े हुए हैं तो आप समझ के चलिए कि आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत ही पुराने टीचर हैं। चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। रिप्लाई करते जाइए। ऐसे तो हम बोल रहे हैं, रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाना है उसमें आप जो है ना कमेंट करते जाइए, सबका जवाब देते जाइएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत हो गया। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छा ढंग से समझेंगे इस पाठ को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। और इतना मान चलिएगा कि जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं एक हमारा फैमिली की तरह है आप। और मेरा दायित्व तो बनता है कि इस फैमिली को बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना। और स्कोर करने के लिए आप एक निश्चित हो जाइए। जिस तरह से आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल 40 स्टूडेंट में से 32 स्टूडेंट का मैथ में 100 में 100 और साइंस में 95 96 आए हुए हैं। अगर जो पुराने बच्चे इसमें जुड़े हुए होंगे वे कमेंट करके बता सकते हैं कि सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या सही है गलत है। या यूट्यूब पर पहली बार आए हुए इसलिए ऐसा लग भी रहा होगा आप लोग को कि कहीं
फॉल्स बोल रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत पुराने टीचर हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यह कल भी क्लास चल रहा था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। चलिए कमेंट सेक्शन आप करते रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं पाठ को बिना देरी किए हुए। चलिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग का था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को, ठीक है ना, पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर था, हमारा आंसर क्या था, अभिकारक। अब चलिए सर बात समझते हैं इस चीज़ का कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज़। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात समझ लेते हैं। एक पेज लेते हैं, नया पेज, और इसमें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे होता है। देखिए जो हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, खाना पचता है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। क्या चीज़ है, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात को समझिएगा, जैसे कि फिर वही परेशानी होने लगा। C+O2 इक्वेशन CO2, C+O2 इक्वेशन CO2। ध्यान से, C जो है यानी कि कार्बन जो है जलने वाला है, O2 है जलाने वाला, और CO2 जो है बुझाने वाला। यानी कि C कार्बन जलने वाला, O2 जलाने वाला, और CO2 क्या चीज़ है, बुझाने वाला। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक रासायनिक समीकरण बना। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इधर वाले जो भी पार्ट है, यानी कि जो आपका बायां हाथ है, आप जिस तरह से मोबाइल स्क्रीन में बैठे होंगे, तो ये आपका जो हो गया अभिकारक हो गया। सर क्या हो गया, अभिकारक हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया, अभिकारक। और इधर वाला जो पार्ट है इसको उत्पाद कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिकारक होगा, दाईं ओर बाईं ओर। तो आप देखिए आपका जो बाईं ओर होगा ये क्या है, अभिकारक है, इधर जो है ये उत्पाद है। यहाँ समझ में आ गया होगा, यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बात समझ में आया ना। अब रासायनिक अभिक्रिया के जो है कुछ एग्जाम में जो आते हैं उस चीज़ को समझिएगा। देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार का होता है। इससे क्वेश्चन फिक्स होता है कि आना ही आना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज़ भी सबके पास पहुंच रहा होगा। तो ये 5 प्रकार के होता है। पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। फिर होता है नंबर 2 में वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 में होता है, एक संयोजन अभिक्रिया होगा, वियोजन हो गया। नंबर 3 में होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 में होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, द्विविस्थापन। और नंबर 5 में होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। इन पांचों को समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से। एग्जाम में क्वेश्चन इससे फिक्स आना है। अगर जिनको पांचों याद है तो इसमें से फिक्स है। कभी कभी इसी से क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। कभी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको पकड़ने आना चाहिए, रट कर रखिएगा तो कहीं आपको काम आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि क्या बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। तो आपको सर समझ में भी आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो क्या बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि हम सांस लेते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे खाना पचता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये कहीं ना कहीं जब बनाए थे कि C+O2 था, इक्वेशन CO2 हुआ, तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। समीकरण का पहचान कैसे होगा, एग्जाम में पूछ भी देता है कि निम्नलिखित में से समीकरण का पहचान कैसे करेंगे कि कौन है। तो क्या उसमें देगा कि तीर की ओर से उसको पहचान करेंगे, उसमें देगा कि तीर की ओर दिखाया जाता है, बराबर क्यों दिखाया जाता है या कुछ नहीं। तो जिसमें एरो का चिन्ह होगा, तीर का जो चिन्ह देख रहे होंगे, ये रासायनिक समीकरण का पहचान है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, कमेंट करते चलिएगा यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस चीज़ को, अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। तो क्या हो गया, अभिकारक। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से
अधिक परस्पर संयोग करने के उत्पाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अभी देखे थे कि C+O2 इक्वेशन CO2 हुआ था, इसमें आपका C+O2 इक्वेशन क्या हो गया? CO2। तो जब दोनों जब मिल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे संयोजन। मतलब जो जुड़ेगा उसको कहेंगे संयोजन और जो अलग हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? वियोजन। अगर यही CO2 को सपोज डेट मान लीजिए हम C+O2 लिखेंगे तो क्या हो गया? ये अलग अलग हो गया, तो ई हो गया वियोजन का उदाहरण। अब ये जो पहला लिखे हैं ये संयोजन का उदाहरण हो गया, और ये दूसरका लिखे हैं ये वियोजन का उदाहरण हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको डिफिनेशन भी याद हो जाना चाहिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिल करके, देखिए एक C है एक O2 है, दोनों अभिकारक है, दोनों अभिकारक जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। ये उत्पाद बना दिया। तो अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में सीधे पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आप याद कर लिए C+O2 यानी कि इक्वल टू क्या? इक्वेशन CO2 हो गया। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करेगा उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अब उसी का विपरीत को क्या कहेंगे? जब एक यानी कि उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाता है, या दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, दो से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। एकदम सीधी सी बात है। अगर आप परीक्षा में भूल जाते हैं तो मात्र इन दोनों का, देखिए एग्जाम में जो इसका डिमांड होता है, नंबर कम क्यों आता है? क्योंकि आप हमेशा रट के याद करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, जाके चोरी करते हैं, तो इससे आपको नंबर नहीं आने वाला है, ना कभी नंबर अच्छा ढंग से आएगा, ना कभी आप अच्छा ढंग से नंबर कभी क्वालिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो स्टूडेंट ज़बरदस्ती काम किया उसका कभी रिजल्ट अच्छा से नहीं हुआ है, तो ये ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसको, दो चीज़ आपको याद हो गया, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस संयोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन क्या हो गया? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद टूट करके दो छोटे छोटे टुकड़ों में अभिकारक में बढ़ जाते हैं या दो से अधिक बढ़ जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, बाकी डिफिनेशन लिखवाए हैं, और जिनको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा कमेंट कीजिएगा, अच्छे ढंग से आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? संयोजन। क्या हो जाएगा? संयोजन। क्या बोला था सर आपसे कि दो या दो से अधिक परस्पर संयोग करके, जैसे ही बोलेगा संयोग करके, देखिए संयोग माने होता है जोड़ना, यानी कि जोड़ करके बनेगा तो संयोजन। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से सरल उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि सरल उत्पाद में परिवर्तन हो गया। अभी देखे थे ना कि CO2 लिखे थे, CO2 को क्या हो गया था? C+O2 हो गया था, तो ये क्या आपका हो गया था? ये आपका जो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि कौन सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? बात को समझिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। क्या बोला है कि कौन सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो क्या चीज़ है? AgCl। मतलब AgCl का मतलब क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा आज पढ़ाने का मतलब क्या है, इतना आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके पास समय ज़्यादा है, इसके बाद एक एक नंबर क्वेश्चन हम लोग आराम से उठा सकते हैं। तो चलिए देखिएगा किसको कहेंगे, कैसे होगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे होता है। ये देखिए आपका आगे बुक वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे ये सूर्य का प्रकाश है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है। अब ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये सूर्य का प्रकाश जैसे ही आ रहा है, यहाँ देखिए चाइना डिस्क लगा हुआ है, यानी कि ये जो आपका जो प्लेट है ये चाइना डिस्क है। अब इसमें जो है ना कुछ रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे छोटा छोटा इसमें रखा हुआ है, तो वो एक बुरादे टाइप का है, यानी कि ये जो है सिल्वर क्लोराइड है। क्या चीज़ है? सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ से क्वेश्चन वहीं तक नहीं पूछता है, क्वेश्चन कहाँ पूछेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला तो आपको इक्वेशन दे देगा। क्या देगा? इक्वेशन देगा। ध्यान से समझिएगा। AgCl है, यहाँ देख रहे हैं ना AgCl। जब क्वेश्चन बनेगा कैसे? AgCl को सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, उसका समीकरण लिखिए। बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? AgCl को यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में जब गर्म किया जाता है, ऐसे पूछेगा AgCl को जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में लाया जाता है तब उसका समीकरण लिखिए। तब कैसे लिखिएगा समीकरण सर? देखिए ध्यान से, Ag प्लस क्या है? Cl2। Ag प्लस Cl2 इक्वेशन वैलेंट करने आना चाहिए, संतुलन करने आना चाहिए। अगर नहीं आता होगा तो इसका बाद में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है।
बात समझ में आया ना। तो आपसे पूछेगा कि AgCl जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो Ag प्लस Cl2। नेक्स्ट पूछेगा कि सिल्वर ब्रोमाइड इसी अभिक्रिया करता है तो सूर्य का, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ था AgCl, यहाँ क्या था AgCl, अब यहाँ AgBr, मतलब यहाँ था सिल्वर क्लोराइड, अब यहाँ क्या था सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा तो इसका कैसे होगा, इसका समीकरण क्या बन जाएगा, Ag प्लस Br। करना कुछ नहीं है, आपको याद करने से बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। याद कैसे करना है, थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा, जब पढ़ रहे हैं तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या चीज़ था AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड, तोड़िए इसको Ag और फिर Cl है, देखिए यहाँ Ag और Cl बटा कि नहीं बटा, कुछ है कुछ नहीं है, 2 पहले लगा दीजिए, लग गया। तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो देखिए दोनों वैलेंट है कि नहीं है, दोनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं है, तो है। यहाँ देखिए Ag और Br है, अब यहाँ देखिए Ag भी है और Br भी है, दोनों में देखिए यहाँ Ag 2Ag है कि नहीं है, तो यहाँ भी 2Ag है, Br है कि नहीं, तो Br2 है, तो Br2 है। तो ये आपको तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर बिल्कुल बेसिक कमजोर है तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलिए, कहीं कुछ नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है एग्जाम में कि फोटोग्राफी में, देखिए यहाँ दिया हुआ है फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोटो होता है, जो फोटो खींचने वाले साफ करते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पर, चलिए आगे देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, तो ऐसे सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछेगा तो ऐसा श्वेत होता है। क्या होता है, श्वेत होता है। ध्यान देते चलिए, कैसा होता है, श्वेत होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमेंट करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या और फास्ट करें। चलिए नेक्स्ट है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको क्या कहते हैं, तो उसको हमेशा कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। जैसे मान लीजिए BaSO4 प्लस C, बफरिंग कर रहा है क्या जी, क्लास चल रहा है क्या, नहीं बढ़िया चल रहा है क्या, सबके पास चल रहा है बढ़िया से, तो कम होने लगा सर। प्लीज अपघटित का मतलब बताइए। कौन पूछ रहे हैं, अंशु कुमार। सर अब अपघटित का मतलब क्या होता है, अभी देखिए एक और चीज आपको बताने जा रहे हैं। एक होता है अपघटन, ध्यान से, आपको मिलेगा कहीं अपघटन मिलता है, इसी को अपघटित कहते हैं। एक होता है विघटन। ये दोनों में अंतर क्या है या अंतर नहीं, चीज को पहले समझिए। अपघटन का मतलब हो गया, जैसे एक पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में लाइव आ रहे हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि आप अपघटन का मतलब समझिए, चलिए आगे नहीं लेते हैं पेन का मतलब उसको कमी होना, एक दूसरे में समा जाना, ठीक है ना, कमी होना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का अपघटन होता, कहते हैं ना कि C+O2 इक्वेशन क्या हो गया CO2, तो ये अपघटन नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है, जहाँ कमी होगा उसको अपघटन कहेंगे। बात आपको समझ में आया आशु जी, बताइए समझ में आया या फिर डिटेल्स और बताएं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। जहाँ भी दिक्कत होगा आपको एक नंबर दे देंगे, आप हमसे जुड़ करके बात कर सकते हैं। जिस चैप्टर में दिक्कत होगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शायद लग रहा है कि इतना स्लो पढ़ा रहे इसलिए कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो फास्ट अब खत्म करते हैं, नहीं तो ऊष्माक्षेपी को बताना चाहेंगे तो बताते हैं अच्छे ढंग से। चलिए, तो इसमें क्या होता है, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हालांकि अभी एग्जाम सब आगे नीचे बता देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो सांस लेना भी क्या चीज है,
एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या चीज है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेना कौन सा अभिक्रिया है? तो हमेशा याद करके रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब सबसे बड़ा बात है कि आपको याद कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा उलझन का चीज हो जाता है, क्योंकि आपको याद करके भी तो चलना है ना। अब भूल जाइएगा कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसको हैं? ये भी है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप होगा ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा अवशोष होगा ऊष्माशोषी कहेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा का अवक्षेप होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सांस लेते हैं, सांस लिए तो कैसे हुआ? अंदर, फिर उसके बाद में बाहर जाता है, इसलिए क्या चीज है ये? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या चीज है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे बोला है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जी बनेगा तो क्या होगा? खराब होगा। खराब होगा तो क्या बनेगा? उसमें महक आएगा। महक आएगा तो क्या बनेगा? वो ऊष्माक्षेपी। क्या बनेगा? ऊष्माक्षेपी। याद हो गया? समझ में आ गया हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। अब ध्यान समझिए, जिसमें ऊर्जा क्या होगी? अवशोषित होगी। जब अवशोषित होगा कहाँ जाएगा? जब कोई भी अभिक्रिया होगा उसमें अब घटित होगा तो ये होगा ऊष्मा, क्या होगा? ऊष्माशोषी। अभी बताया था ना कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगा, जिसमें अवशोष कीजिएगा तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी। जिसमें अवक्षेप होगा ऊष्माक्षेपी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? अब ध्यान समझिएगा, जितने भी हम भोजन करते हैं, यानी खास जो प्रोडक्ट आते हैं, बिस्किट आ गया, चाहे कुरकुरे आ गया, तो इसका पैकेट देखे होंगे। पैकेट जो होता है इसमें अब फूला हुआ काफ़ी रहता है। जो फूला जो पैकेट है इसमें कहीं ना कहीं कुछ गैस डला जाता है। तो जो गैस होता है, गैस कौन सा होता है? तो गैस आपका जो होता है नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोला है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का जो है विलयन का रंग नीला या धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? देखिएगा ध्यान से, एक लोहे की कील है, एक मान लीजिए है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या चीज़ है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब इसमें कील को डाला जाएगा तो कील का रंग बदल जाएगा। कील का जो रंग पहले से लाल था तो उसका लाल चेंज हो जाएगा, यानी कि हल्का धूसरा और हल्का लाल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे रीजन है, ऐसा इसलिए होता है कि कोई विस्थापित करता है, क्योंकि पहले से क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला धूसर हो जाता है। क्योंकि कौन सी अभिक्रिया है? तो वह जो अभिक्रिया आपका है वह अभिक्रिया विस्थापन है। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है या पहले इसका डिफिनेशन होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अत्यधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपको आगे सब देते चलते हैं, ठीक है? क्योंकि चलिए अब यहाँ देखिएगा कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, कैसे कैसे होता है, ध्यान से यहाँ देखिए। नहीं आ पा रहा है पेज पिकअप नहीं हो पा रहा है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या चीज था? तो यहाँ आप देखिएगा, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोष होता है यानी कि अवशोषण होता है उसमें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके योग्य विस्थापित करते हैं उसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इसको ऐसे याद कीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अत्यधिक क्रियाशील तत्व के क्या कहते हैं? विस्थापित कर देती है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी 5 क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं हमेशा, और इससे कहीं अलग आज तक आया नहीं है, हमेशा इसी से आएगा। अब देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है? उदाहरण दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ऊष्माक्षेपी का ध्यान दीजिए क्या होता है? N2 + H2,
ये देखिए जो 3 लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो N2 प्लस H2 क्या हो गया, NH3 हो गया। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिला तो अमोनिया बन गया, NH3 बन गया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2N है तो 2N भी N होना चाहिए। इन्हें 3 गुना के 6 हुआ तो यहाँ भी 3 गुना के 6 हो गया। ये तो आपको बैलेंस करने आना चाहिए, और नहीं आता है तो बताइएगा, इसको सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। और पूरा प्रयास करें कि 1-2 दिन में कैसे पढ़ाना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आइडिया मिल नहीं पा रहा है, इसलिए समय भी ले जा खींच ले रहा है, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये हमारा गारंटी है। आगे बात करते हैं उष्माशोषी का। देखिए उष्माशोषी क्या चीज़ है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन से क्रिया किया तो ऑक्सीजन से जब क्रिया किया तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ देखिएगा इसके साथ भी उष्मा, यहाँ भी देखिए ताप लिखा हुआ है, इसके साथ भी ताप लिखा हुआ है। तो ये जो ताप जो यानी कि टेम्परेचर जो निकल रहा है, जब भी टेम्परेचर निकलेगा तो उष्माक्षेपी का हो जाएगा। क्या निकलेगा, उष्माक्षेपी का। लेकिन आपका एग्जाम में ई वाला नहीं देगा, ये ताप नहीं लिखेगा वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सीधे लिख देगा कि N2 प्लस 3H2 इक्वेशन NH3। तो बताइए किसका अभी उदाहरण है, तो इस उष्माक्षेपी का है। SO2 प्लस O2 इक्वेशन 2SO3 ये किसका उदाहरण है, तो ये भी उष्माक्षेपी का उदाहरण है। किसका है, उष्माक्षेपी का है। नेक्स्ट बात करते हैं सर उष्माशोषी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्माशोषी का भी याद करके आपको रखना होगा। N2 प्लस O2 इक्वेशन क्या हो गया, 2NO। क्या हो गया, 2NO, मतलब N2 प्लस O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन गया, तो NO बन गया। इधर भी 2 लगा देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। बैलेंस करने आना चाहिए, फिर से बता देना चाहते हैं कि बैलेंस जरूर करने आना चाहिए। नहीं आता होगा तो जरूर बताइएगा। अब इम्पोर्टेंट है, इसमें जो होता है इसमें माइनस का चिन्ह लगा होता है। पूछ देता है कि उष्माशोषी में माइनस का चिन्ह लगा होता है, ऋणात्मक होता है कि उष्माक्षेपी में, तो उष्माशोषी में जो होता है माइनस लगा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे के चलिएगा इस चीज़ को, ताकि आपको अच्छे ढंग समझ में आ जाए। देखिए अब इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक समझ में आ गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। अब विस्थापन आया था। विस्थापन कहते किसको है, देखिए विस्थापन तो विस्थापन में अंतर क्या चाहिए, विस्थापन को समझिए। CuSO4 था, हालांकि सब मिलेगा भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन में। CuSO4 कॉपर सल्फेट, अब प्लस क्या है, Zn है, इक्वेशन ZnSO4 हो गया। कैसे हुआ, ध्यान समझिएगा। Cu एक्चुअली क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। इसको समझने का तरीका क्या चीज़ है, देखिए ये Cu था, बोले हाँ था। Cu के साथ SO4 लगा हुआ था, बोले हाँ था। यहाँ Zn अकेला था, जी था। अब क्या करेगा, ई जो इसका जो लास्ट में था क्या चीज़ था, SO4, ई Zn के साथ जुड़ जाएगा, और जो शुरू वाला CO था ये अकेले हो जाएगा। इसको और पकड़ने का तरीका क्या चीज़ है, एग्जाम में कैसे पकड़ेंगे, तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, यहाँ देखिए Cu के साथ SO4 लगा हुआ है ना, यहाँ Zn अकेला है। ई क्या करेगा ना कि इस Cu जो था ई अकेले हो जाएगा, और Zn के साथ देखिए जुड़ जाएगा, SO4 हो जाएगा। बात समझिएगा फिर से, यहाँ Zn था, बोले हाँ, इसके साथ ई जुड़ गया। जब इसके साथ जब जुड़ गया ई, तब क्या हो जाएगा, आपका जो है ई विस्थापन हुआ। क्या हुआ, विस्थापन हुआ, क्योंकि यहाँ Cu है, यहाँ Zn है। अब इसको ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तांबा है, ये जस्ता है। आप जब धातु में पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, धातु कौन सा है, और अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। एक साथ घोर के रख ले है, किसके साथ, कॉपर के साथ। लेकिन कॉपर जो है इससे कम क्रियाशील तत्व है, कॉपर को छोड़ करके किसको पकड़ लेगा, जिंक को पकड़ लेगा। सोच के देखिए, इसके साथ घोल के रखा हुआ है, इसके साथ छोड़ करके किसके साथ पकड़ लिया, Zn के साथ पकड़ लिया। तो यह इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके चलेंगे तो बहुत ही देर तक चलेगा। ये खाली ध्यान देके चलना है कि इसके साथ लगा हुआ था CuSO4, Zn अकेला था, Zn के साथ SO4 हो गया और Cu अकेला हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में खास करके ये आता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं फिर पुनः उसी पर। कमेंट करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए जो फिगर दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश है, और इस सूर्य के प्रकाश में आपका जो है क्या लगा हुआ, चाइनाटिक्स लगा हुआ। तो पूछ देगा कि यह जो है इसका किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह जो है आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा तो इसको तोड़ के अलग अलग कर देगा। जब तोड़ के अलग कर देगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ। चलिए
आगे बात है कि जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, तो अभी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो पढ़ना है उसमें हुई आगे वाले चैप्टर में मिल लेगा ये सब। किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। अभी सबको इकट्ठा एक जहाँ लेके आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कली चूना। देखिए कली चूना के फॉर्मूला गलत है, क्योंकि कली चूना के CaOH होल ट्वाइस होगा, जब पानी में जब डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कली चूना हो जाएगा। अब ऐसे जो है शुष्क चूना है ये, जब शुष्क चूना को जब जल में डालिएगा तब क्या बनेगा? कली चूना बनेगा। क्या बनेगा? कली चूना। लेकिन जो क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन सही पूछ दिया है, केवल यहाँ लिखा हुआ है गलत, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है कि कली चूना को जल में डालने पर कौन सी विक्रिया होती है, तो हमेशा जब होगा उष्मा क्या होगा? उष्मा क्षेप होगा, तो उसमें उष्मा क्षेपी। क्या होगा? उष्मा क्षेपी। ध्यान दीजिएगा, साग सब्जी का सड़ना किसका? उष्मा क्षेपी। कली चूना का जल में डालना क्या होगा? उष्मा क्षेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट जो दिया है अम्ल क्षार से दिया है, इस पार्ट में भी अभी नहीं है पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार का विक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अभी हम आपको कुछ बताए थे। क्या बताए थे? आप बता सकते हैं केवल देख करके इस क्वेश्चन को कि हाँ सर इस अभिक्रिया का उदाहरण है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फिक्स है कि आना है। देखिए क्या चीज़ है, Fe2O3 है, Fe2O3 और फिर 2Al है। अब यहाँ देखिए क्या बन गया? Al2O3 और प्लस Fe, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ध्यान से समझिए क्या बताए थे कि देखिए Fe2 और O3 है, मतलब फेरस के साथ ऑक्सीजन का लगा हुआ है, और यहाँ Al अकेला है ना, Al अकेला। इसके साथ तो देखिए तो Al के साथ जो है O आ गया, अब Fe को छोड़ दिया है। Fe को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो अभी बताए थे कि इसके जिसको अकेला छोड़ देगा और एक दूसरे के साथ एक अटैच हो जाएगा, तो इसको कहेंगे कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ नहीं आ रहा है? कमेंट करते चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अगला दिया है अभिक्रिया CuO प्लस H2। इक्वेशन Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो रहा है? अभी आगे बात करते हैं कि उपचयन उपचयन क्या चीज़ है, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, इसको भी अभी छोड़िए। आगे BaCl2 प्लस Na2SO4, इक्वेशन BaSO4 2NaCl किस प्रकार का अभिक्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ के चलिए कि कैसा अभिक्रिया है। उसमें अभी था, इससे पहले में जो देखे थे, इसमें देखिए कि Fe2O3 है और फिर 2Al है। यहाँ देखिए कि Fe अकेला हो गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विशेष ढंग से ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ कैसे होगा? क्या से दिया हुआ है? BaCl2 है, BaCl2 है, अब Na2SO4 है। यहाँ देखिएगा ENA2 और Ba दोनों देख रहे हैं ना ध्यान से। इस चीज़ को आप जब देखिएगा तो Ba जो है, ये जो Ba है ये SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो देखिए इसका शुरू वाला, इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला और इसका शुरू वाला। देखिए तो बनाया है कि नहीं बनाया है? एकदम जस्ट वैसे ही किया है कि नहीं किया है? तो जी बिल्कुल किया है, यानी कि BaSO4, BaSO4 यानी कि इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला जब करके बनाया 2NaCl। तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ये जो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, उसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके चलिएगा। तो द्विविस्थापन किसको कहेंगे? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए BaSO4 के साथ किया, अब Na2 जो है Na2 NaCl के साथ अभिक्रिया किया, तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। CaO प्लस H2O, इक्वेशन CaOH होल ट्वाइस किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए इंपॉर्टेंट है और है कुछ नहीं। देखिए इन दोनों मिला कि नहीं मिला? तो जी मिला, इसके हिसाब से कौन सा हो गया? ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। अगर पूछता, अभी अब तुरंत देखे थे कि किसी भी चूने को जब जल में डालते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता है? तो अवक्षेपण होता है, लेकिन यहाँ उष्माक्षेपी होता था। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि उष्माक्षेपी तो दिया नहीं है। जब दिया नहीं है तो इसमें ऑप्शन क्या दिया? संयोजन, विस्थापन, वियोजन, प्रतिस्थापन। तो विस्थापन में क्या होता है? विस्थापित करता था, तो ऐसा तो हुआ नहीं। वियोजन में टूटता था, तो यहाँ टूटा भी नहीं है, तो क्या हुआ? ये जुड़ गया, दोनों मिल करके जुड़ा, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं CaCO3 इक्वेशन CaO प्लस CO2
किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान समझिएगा, देखिए ये अकेला है, ये दोनों को मिला करके तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो सबसे पहले ही बताए थे, तो कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। जुड़ेगा तो संयोजन और टूटेगा तो वियोजन, जुड़ेगा तो संयोजन और टूटेगा तो वियोजन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 इक्वेशन 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी बात करते हैं आगे अपचयन उपचयन का है, अब कुछ देर के बाद तुरंत समझाते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार अभिक्रिया है, अब तुरंत बताए थे। देखिए Fe यहाँ था, Fe यहाँ Cu के साथ लगा हुआ है, ये अकेला है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। आपको पकड़ने अब तक आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2H2 प्लस O2 इक्वेशन 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए दोनों जुड़ गया, संयोजन हो गया। एकदम आसान है, केवल समझ के चलिए, बिल्कुल आसान है, कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, CHO4 प्लस O2 देखें, अब ये वाला यहाँ ध्यान से समझिए, CHO4 है, मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ किया अभिक्रिया, क्या हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, जैसे जल आया तो अवक्षेप होगा, जब अवक्षेप होगा क्या बोलते उष्मा का क्षेप होगा, तो उष्मा का क्षेप होगा मतलब अवक्षेप, क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। जैसे अवक्षेप होगा उष्मा क्षेपी। जिसमें जल है तो फिक्स है कि उसमें उष्मा क्षेपी होना ही होना है, तो क्या हो गया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर समझ में आया ना। ऐसे था CHO4 मीथेन है, आप देखे होंगे LPG जो गैस होता है, जो सिलेंडर जो खाना बनाते हैं, उसमें पहले से क्या होता है, CHO4 मीथेन गैस भरा हुआ रहता है, का सत्क्रिया करेगा उसमें। जैसे हम माचिस जलाएंगे तो ऑक्सीजन सत्क्रिया करेगा, तो क्या वो ताप, जैसे ही उसमें जब माचिस जलाइएगा तो आग निकलेगा, तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कुछ कुछ जल निकलेगा। जब जल निकलेगा तो अवक्षेप होगा, इसके साथ ऊर्जा भी मिलेगा हमको, तभी तो भोजन बनता है ना, भोजन। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि एक लाइन में समझ के चलिए कि जिसमें अवक्षेप होगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। तो कौन सा हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं, दीवारों पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। बोला कि दीवारों पर सफेदी कराने के लिए तो किसका प्रयोग होगा, तो दीवारों पर CaOH होल्ट वाइज, मतलब कली चूना इसी को कहते हैं, इसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है, तो CaOH होल्ट वाइज। पहले सूखा हुआ चूना था, जैसे ही जल में डाल दिए इसको, तो जल में डालेंगे तो अवक्षेप होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो है पानी इसमें मिल जाएगा, यानी कि H2O हो जाएगा। जब H2O मिलेगा, जल मिल गया, तो जब जल मिल गया तब क्या हो जाएगा, ये कली चूना। क्या हो जाएगा, कली चूना। इसी को जो कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CaOH होल्ट वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, CaOH होल्ट वाइज। अब यही जब चूना जब दीवार पर पेंट कर देंगे तो सूख जाएगा, तो उसका फार्मूला क्या होगा, आपसे पूछ देगा इसे परीक्षा में कि दीवार पर मतलब चूना कराने के बाद इसमें फार्मूला कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए काम आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए या उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो कोई भी चीज हो उसमें जो है खाने वाले पदार्थ में हमेशा जो है ऑक्सीकारक डालते हैं। इसमें क्या दिया, अभिकारक दिया हुआ है, यानी कि ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक को डालिएगा, प्रति ऑक्सीकारक, तो वो क्या होगा, उसमें जल्दी जो है वो भोजन खराब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित है। संतुलित असंतुलित का चैप्टर वो अलग सेपरेट बनाएंगे कि कैसे कैसे संतुलित करते हैं। फिलहाल के लिए आप समझिएगा तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा नहीं। देखिएगा जैसे कि F3Fe दिया हुआ है, यहाँ भी 3Fe है। यहाँ क्या चीज़ है, 4:8H2 है, तो यहाँ 4:8H2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 यहाँ है, तो 4 यहाँ भी है। बात समझ में आया ना, इसलिए संतुलित है। आगे दिया कि संतुलित कौन सा है, तो इसमें भी उसी हुआ, तो इसमें भी समझने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, MnO2 है प्लस 4HCl है, इक्वेशन MnCl2 है प्लस 2H2O है, तो ये भी जो है आपका देखिएगा यहाँ 2 दूना के 4, तो यहाँ कितना हो गया, 2 दूना के 4। क्लोरीन का है 2 गो, तो क्लोरीन देखिए यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो, 2 कितना हुआ 4, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है। ठीक है, Mn अकेला है तो Mn यहाँ, यानी कि मैग्नीज अकेला है तो मैग्नीज यहाँ अकेला है। क्लोरीन यहाँ कै गो था, 2 और 2 4 गो, तो यहाँ देखिए 4 गो है, तो ये इसके लिए संतुलित ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है तब मैग्नीशियम को जो है ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड
बनना एक क्या चीज है, पूछ क्या रहा है कि मतलब क्या चीज बन रहा है। तो इस देखिए ये जब हमेशा जब भी होगा तो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। दो तरह के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कागज का जलना, ठीक है, एक बर्फ का पिघलना। अब आपको पता होगा कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हालांकि उससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा नहीं। देखिए आगे जो दिया है Mg यानी कि 2MgO2, ये जब ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया? 2MgO। तो ये बोल रहा है कि ये जो है निम्नलिखित में से क्या चीज़ है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से बनाना है, इसको आपको रट के नहीं रखना है। जब ऐसे देगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ध्यान से, ये आपका मैग्नीशियम भी इसमें है, बोले कि हाँ है, इसमें मैग्नीशियम भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। तो आपको ध्यान देना होगा एग्जाम के समय में कि जब ऐसा दे देगा ऑप्शन में तो आपको बताना नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है कि क्या चीज़ है। एक्चुअली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेकिन वो चीज़ नहीं दिया है, बोला है कि इसमें क्या क्या अभिकारक हैं। तो अभिकारक का मतलब इन्हें क्या चीज़ मिला हुआ है, तो मैग्नीशियम मिला हुआ है और ऑक्सीजन मिला हुआ है। इन दोनों मिला करके तब ई वाला बना, ठीक है ना। तो वो वाला बना तो उत्पाद बना। आगे बात करते हैं, H2 है प्लस O2 है, जब ये दोनों मिला तो इसमें उत्पाद कौन सा है। बोला क्या चाहिए? उत्पाद कौन सा है, ध्यान से समझिए। आज जो है आपका, देखिए उत्पाद का मतलब क्या हो गया? राइट साइड। तो राइट साइड में क्या चीज़ है? आपका ई वाला होगा। तो ई वाला क्या चीज़ है? किसका फॉर्मूला? हाइड्रोजन है तो नहीं, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, H2O यानी कि जल बन गया। तो क्या चीज़ है? जल हो गया। H2O जल का फॉर्मूला होता है। कॉमेंट करते चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखिएगा, कमेंट करते चलिए, समझ में आ रहा तो सही है। आगे देखिएगा, समीकरण फिर दिया है Mg प्लस O2 दिया हुआ है ना, Mg प्लस O2 इक्वेशन 2MgO में MgO की भौतिक अवस्था क्या चीज़ है। अब बात समझिएगा, ये जो भौतिक अवस्था है मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है। अब MgO तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम कोई धातु है, जब धातु है तो सीधी सी बात है धातु में से क्या है? ये ठोस है, तो ठोस होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए आपको याद होगा जब पढ़ रहे होंगे तो बताइए कौन सा ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्या चीज़ है? ऊष्माक्षेपी। बताया था ना, जब जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ उसमें हमेशा कहीं ना कहीं जल होगा तो ऊष्माक्षेप होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ बहुत बार है, इसको भी स्टार मार्क रखिए, भी पूछेगा। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आपको याद भी होगा। अभिकारक उत्पाद का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यौगिक X का नाम बताइए जो पानी में घोलकर दीवारों पर सफेदी की जाती है। दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, यहाँ नाम पूछ दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बताए थे आपको पीछे में कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा ये वाला। क्या पूछा कि यौगिक X का नाम जब पानी में घोलकर दीवारों की सफेदी की जाती है। अगर पूरी तरह दीवार की सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो CaOH होल्ट वाइज। लेकिन पूछा कि पानी में घोलकर किसका प्रयोग किया जाता है, तो खाली होगा CaO। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भैया, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब, एग्जाम में रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि सब जल्दीबाजी में रहते हैं। और जिनको अच्छे ढंग से स्कोर करना है तो इस चीज़ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचता है कि बर्मा से मिला लेंगे काम आ जाएगा, बर्मा को भी पढ़ा देंगे, लेकिन सबसे अच्छा नंबर चाहिए तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, शर्मा गैस। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो समझ में आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मूला CaO। आगे बात करते हैं, यौगिक Y का नाम जो यौगिक X को पानी में मिलाने से बनता है। देखो चीज वो पूछ दिया, पानी में मिलाएगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। गलत, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया था ना कि CaOH होल्ट वाइज, जैसे पानी में डाल दीजिएगा तो CaOH होल्ट वाइज होगा। पानी में नहीं डालिएगा, शुष्क चूना का फॉर्मूला पूछेगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? कली चूना का फॉर्मूला पूछा तो CaOH होल्ट वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क चूना का फॉर्मूला पूछेगा तो ये हो गया। सफेदी कराने के लिए पूछेगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, अब समझ में आ रहा है या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए आगे बात करते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चूना का फॉर्मूला है वही इसका भी है, लेकिन ये दीवार पर जब जैसे कि दीवार पर पेंट हो जाएगा तभी वही चीज़ बनेगा। संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो वही होगा। तो देखिए क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ ये उस योग रासायनिक योग के बनने के कारण दीवारों की चमक आती है। तो किसको चमक आती है, मतलब सेम वही चीज़ है। संगमरमर का पूछेगा फॉर्मूला तो सेम वही होगा। जब दीवार पर चमक आने लगेगा, जब पेंट कर दीजिएगा तो किसका यूज होगा, CaCO3। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तब किसको मारते, ये ऑप्शन नहीं देता तो किसको मारते, जल के साथ देता तो इसको मारते, बिना जल के साथ देता तो इसको मारते। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंसने के लिए बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। क्या पूछा है, दीवार के चमक आने की, पेंट हो गया, जब पेंट होने के बाद कुछ दिन के बाद चमक आना स्टार्ट हो जाता है तो किसका ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। बात समझ में आया। जल के साथ पूछेगा तो CaOH होल्ट वाइज। बात समझ में आया कि नहीं। शुष्क का पूछेगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए तीनों दिया है ऑप्शन। अब तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत मायने रखता है। चलिए आगे बात करते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, ये आपको एग्जाम में यहाँ से ही वाला नहीं पूछेगा। ये जो है 6 पार्ट का क्वेश्चन है, फिर भी इसको समझ लीजिए, इसको मत समझिए अभी, बाद में इसको समझेंगे। चलिए, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या चीज़ हो जाएगा आपका, क्या क्या होगा, चावल में होता है, आलू में होता है, रोटी में होता है, आगे चैप्टर में मिलेगा भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब, शरीर में कार्बोहाइड्रेट को टूटने से बनता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये आसान क्वेश्चन है। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है, तो करता है तो क्या बनता है, ऊर्जा। क्या बनेगा, ऊर्जा। ग्लूकोज हमारे जो शरीर में जो है कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, ऊर्जा। कुछ भी ग्लूकोज हमारे शरीर में जाएगा तो क्या बनेगा, ऊर्जा। हम रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, सब कहाँ जाएगा, आलू चावल जितने भी खाएंगे सब पेट में जाएगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो खाने के साथ क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलता है, जैसे चावल, आलू, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये जो जल्दी से ऊर्जा हमें देते हैं, तो बोला हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है, तो क्या अभिक्रिया जो कर देगा तो क्या करेगा, तो ऊर्जा अभिक्रिया करेगा। रिएक्शन कौन करेगा, ऊर्जा। पेट में जाएगा तो पेट में जुटेगा कि टूटेगा, तो टूटेगा। तो टूटेगा तो कौन सा अभिक्रिया, विभाजन अभिक्रिया। क्लियर। चूना का रासायनिक नाम क्या है, देखिए फिर पूछ दिया है चूना का रासायनिक नाम। चूना वाला से क्वेश्चन हमेशा फिक्स है कि क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत हर जगह दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो चूना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्लियर। चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, फिर देखिए पूछा है तो CaO। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बार बार आपको देख करके याद करा दे रहा है, ध्यान समझिएगा। विभाजन अभिक्रिया क्या चीज़ है, तो एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जब टूटेगा तो अलग अलग टूटे, तब क्या होगा, ये जब टूटेगा तो अलग अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। एक ये ध्यान देकर रखिएगा कि विभाजन अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उष्मा विभाजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब कौन सा है, देखिए इसमें टूट कौन रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब उसके साथ साथ क्या निकलना चाहिए, उष्मा भी होना चाहिए। तो उष्मा देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये जल है, तो जल बना रहे तो उसमें उष्मा कहाँ से निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। इसमें आइए CaO कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए इस कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इसमें देखिए इसमें उष्मा निकलेगा, जब उष्मा, क्योंकि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड तो उष्मा फिक्स है कि निकालना ही निकालना है, तो कहीं ना कहीं होगा आपका क्या होगा, ये जो है उष्मा किसका उदाहरण हो गया, तो विभाजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और उष्मा का भी उदाहरण है, ठीक ना, इसमें उष्मा भी निकल रहा है। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं, प्रकाश विभाजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या बोला है कि प्रकाश, यानी कि प्रकाश के साथ रिलेटिव भी होना चाहिए। तो प्रकाश किसमें, H2O जल वाला में होगा, नहीं होगा, अभी से ऊपर पढ़े थे ना। क्या कैल्शियम कार्बोनेट में, चूना वाला में होगा, नहीं होगा। AgCl में पढ़े थे, अभी एगो दो ही चीज़ पढ़े थे, एगो AgCl पढ़े थे और एगो AgBr पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो पढ़े थे। तो बोला है कि प्रकाश, जैसे प्रकाश का नाम लेगा तो दो चीज़ आपको याद करके रखना है। पहला चीज़ क्या याद करके रखिएगा, तो पहला चीज़ याद करके रखिएगा कि AgCl और एगो AgBr। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा आप मारिएगा, तो सीधी सी बात है कि AgCl मारेंगे। क्लियर। तो Ag आपका Cl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AgCl। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत विभाजन अभिक्रिया उदाहरण है। विद्युत विभाजन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण इसमें होगा, बताइए।
अब बोल रहा है कि विद्युत विभेदन अभिक्रिया का, तो जल किस में आएगा बताइए, तो जल में करंट आएगा, यानी कि एक तरफ से विद्युत विभेदन हो रहा है, जल को तोड़ रहा है, किसके, विद्युत दे करके, तो करंट किस में पास करेगा, अपना दिमाग में लगाइए। अब वो नहीं कि सर एजी है तो सिल्वर है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब किस में है, ये AgCl किसका फॉर्मूला हो गया, वो तो सूर्य के प्रकाश वाला हो गया, ये किसका चूना वाला हो गया, तो ये हो नहीं सकता है, तो किस में होगा, H2O वाला में होगा, किस में होगा, H2O जल में। तो जल क्या करेगा, जब टूटेगा तो क्या बना देगा, एगो H2 बना देगा और O2 बना देगा, यानी कि हाइड्रोजन बना देगा और ऑक्सीजन बना देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब पूछेगा सूर्य के प्रकाश तो AgCl, जब पूछेगा चूना के बारे में तो क्या मारेगा, CaCO3, जब पूछेगा विद्युत विभेदन के बारे में तो जल में तो क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, विभेदन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं, देखिए ध्यान समझाए, विभेदन अभिक्रिया है किस अभिक्रिया के विपरीत होता है, तो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है विभेदन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन में क्या होता है, जुड़ता है, अब विभेदन में क्या होता है, ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ये, तो उसको कहेंगे विभेदन। परीक्षा में पूछ भी देता है कि संयोजन अभिक्रिया को विभेदन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि संयोजन में जुड़ता है, अब विभेदन में क्या हो रहा है, टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र सबको को पता होगा कि जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र H2O होता है, क्या होता है, H2। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से है तो क्या चीज़ है, दोगुना होता है, H2O। तो बताइए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का आधा है कि नहीं है, तो है, यानी कि हाइड्रोजन दोगुना, ऑक्सीजन उसका आधा होता है, किसका, हाइड्रोजन का। तो फिलहाल में क्या पूछा था, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन गैस दुगुना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दुगुना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन जो हो गया, क्या हो गया, दोगुना। चलिए नेक्स्ट है, जल के विद्युत विच्छेदन से एनोड का एकत्रित गैस कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, अब इंपॉर्टेंट है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्या होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ध्यान दीजिएगा। तो बोला क्या चीज़ है कि जल जलती है और पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस जल में विद्युत विच्छेदन होगा, एनोड पर एकत्रित गैस जितने भी होंगे वो जलती है, लेकिन इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देकर चलिएगा। आगे बोला है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत का रंग किस रंग में बदल जाएगा, इससे पहले तुरंत बताए थे कि धूसर हो जाएगा, पहले से कैसा होता है, सफ़ेद होता है, जिसे सूर्य के प्रकाश में आएगा तो क्या हो जाएगा, धूसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, सिल्वर क्लोराइड की तरह सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, तो यह जो है क्या करेगा, तो आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, क्या करेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये पढ़े थे, दो ही चीज़ था, ये था, एक सिल्वर क्लोराइड था, एक सिल्वर ब्रोमाइड था। तो क्या पूछा, सिल्वर क्लोराइड की तरह सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया कौन करेगा, तो एक होता था AgCl, एगो AgBr, तो इसमें AgCl तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्थिति में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है अपचायक के। अब बात समझते हैं कि इसको अपचयन कहेंगे और किसको उपचयन कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे पकड़ेंगे इस चीज़ को, रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा क्या, यहाँ 2Cu लिखा हुआ है ना, और O2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या कर दिया, 2Cu कर दिया ना, इसमें उपचयन कौन है और अपचयन कौन है, ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ध्यान समझिएगा। तो इसको पकड़ने का तरीका क्या चीज़ है, पहले आपको समझा लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले हम यहाँ समझते हैं, उससे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या है, 2Cu है प्लस क्या है, H2 है, और यहाँ देखिएगा Cu है और H2O है, ठीक है ना। अब इसको पकड़ेंगे कैसे, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझ लिए, लॉजिक तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए जो आपका है 2Cu है ना, अब यहाँ H2O है, अब यहाँ देखिए H2O हो गया, यहाँ देखिए Cu है, यहाँ O2 है, अब यहाँ क्या हो गया, CuO हो गया। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या चीज़ है, यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है 2 भाग में इधर भी था और 2 भाग में इधर भी है, यहाँ 2 भाग में है, अब यहाँ दोनों मिलाकर हो गया, यहाँ 2 भाग में है और दोनों यहाँ मिलाकर अकेला हो गया। तो इसको पकड़ेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो देखिए पकड़ने का तरीका क्या चीज़ है, यहाँ जो आपका है
Cu है, यहाँ H2 था। यहाँ देखिए Cu जो था, Cu के साथ O लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, बोले लगा हुआ था। यहाँ H2 अकेला था कि नहीं था, तो अकेला था। यहाँ देखिए कि H2 के साथ O आ गया, यहाँ Cu के साथ O था, यहाँ से हट गया। बात समझिएगा, यानी कि जिसमें देखिए उपचयन अपचयन का मतलब कहते हैं किसको है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसमें कमी होती है। एक अपचयन एक उपचयन, आज जब दोनों को मिला देंगे डिफरेंस तो हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ऑक्सीजन किस में बढ़ रहा है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ जो आपका ऑक्सीजन जो बढ़ रहा है उतना भी आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, 2Cu है, यहाँ से O चला गया, इसके साथ हो गया। तो जिसके साथ हो गया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिएगा यहाँ जो अभिक्रिया हो रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। एक अपचयन हो रहा है, एक उपचयन हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये 2Cu है और O2 है, ये Cu प्लस O2 मिल गया तो यहाँ क्या हो गया, दोनों एक साथ मिल गया। जब एक साथ मिल गया तो बोला क्या, किसका उपचयन हो रहा है। तो किसका उपचयन हो रहा है, तो देखिए यहाँ क्या चीज़ है, कॉपर है। और कॉपर में ऑक्सीजन मिलेगा, तो जिसमें मिल जाएगा तो उसको कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें देखिए कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, जिसमें दोनों मिल गया तो क्या हो गया, उपचयन। यहाँ ध्यान से समझिए। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ कैसे होगा, यहाँ Cu है, यहाँ O2 है, दोनों तो सेम है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस अभिक्रिया में। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, इस अभिक्रिया में CuO है ना, अब H2O है। Cu और H2 में क्या हो रहा है, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए ये क्या चीज है, इस CuO का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्योंकि देखिए CuO जो है यहाँ से यहाँ, जिसमें अब इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक याद कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए CuO जो है इसमें क्या हुआ, CO है ना, O इससे हट गया, जिससे हटेगा उपचयन, और जिसमें जाके जुड़ जाएगा अपचयन। जिसमें हटेगा क्या होगा, जिसमें हटेगा उपचयन, और जिसमें जुटेगा अपचयन। तो देखिए तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जो था हाइड्रोजन में जुड़ गया था, हाइड्रोजन क्या हो गया, अपचयन, यानी कि अपचायक हो गया। ई क्या हुआ, Cu से हट गया तो उपचयन, जब हटेगा तो उपचयन, और जिसमें जुड़ जाएगा अपचयन। यहाँ देखिए CuO है, बोले हाँ है, H2 है, हाँ है। इसमें देखिए H2O हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें क्या हुआ बताइए। तो इसमें क्या बोला है कि उपचायक किस में हो रहा है, तो अभी क्या बताए थे कि जिसमें हटेगा, जिसमें हटेगा क्या होगा। देखिए यहाँ Cu है, CuO, ये क्या हुआ, उपचायक हुआ, इससे हटा कि नहीं हटा। देखिए Cu अकेला हो गया कि नहीं हो गया, इससे कैसे हो जा रहा है जी। देखे तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया, उपचयन। हटेगा तो उपचयन ना, तो यहाँ नहीं हट रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर यहाँ हट रहा है ना। यहाँ Cu अकेला हो गया, अकेला हो गया तो उपचयन। जिसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन। जिसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन। अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 में अपचायक किस में हो रहा है, मतलब अपचयन पूछ रहा है। तो अपचयन में क्या होता है, जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है, जुड़ता है। अप मतलब कोई आगे आ रहा है, तो कोई आगे आया। देखिए तो इसका आगे ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, तो क्या इसको मान लेंगे हम लोग, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें जुटेगा, जिसमें जुटेगा क्या हो जाएगा, अपचयन। जिससे हटेगा क्या हो जाएगा, उपचयन। यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा तब क्या, अपचयन। ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जुटेगा तो अपचयन, ऑक्सीजन हटेगा तो उपचयन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CuO। फिर देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, लगभग बहुत सा क्वेश्चन है, कहते हैं CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में। थोड़ा सा रुकिएगा, इस तरह से कैसे हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखिए। तो इसमें क्या बोला, उपचयित हो रहा है। उपचयित, उपचयन अभी क्या बताए थे कि जिसमें क्या होगा, उपचयित में क्या बताए थे कि जिसमें हटेगा। तो देखिए Cu से हट रहा है तो उपचयन। अब ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं हम, बाकी लोग को इन्हें बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना कैसे अभिक्रिया है? संयोजन। संयोजन क्यों? उसमें आके जुड़ेगा ना जी, धूल गर्दा जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? देखते हैं ना कि जंग लगना वो मोटा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, उसका रंग भी बदल जाता है, लाल या भूरा हो जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका रंग कैसा होता है? परीक्षा में पूछता है बार बार, तो क्या हो जाएगा? लाल और भूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संक्षारण से बचने का उपाय क्या चीज़ है? तो संक्षारण से बचने का उपाय क्या चीज़ है? धातुओं का जस्तीकरण करना। धातुओं अच्छा, अब मतलब जंग से बचाना है तो कपड़ा लपेटने से बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा। मिट्टी को लपेटने से बचेगा क्या? नहीं बचेगा। या तो उसको पेंट लगाइए, चाहे ग्रीस लगाइए, चाहे जस्तीकरण कीजिए, यानी कि जस्ता, यानी कि जस्ता में किसका यूज किया जाता है? तो जस्तीकरण में जेडेन का, जस्ता का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धातुओं पर जस्तीकरण करके, इसको यसद लेपन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि यसद लेपन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह यसद लेपन में जस्ता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया का कारण है? तो कौन सी अभिक्रिया का कारण है? उपचयन। किसका हो जाएगा? उपचयन। विकृत गंधिता किसका हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बार बार के क्वेश्चन को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए संतुलित करने वाला है, ये संतुलित करने वाला आपका टॉपिक अच्छे ढंग से जानकारी होना चाहिए कि कैसे कैसे इसको करते हैं। फिलहाल के लिए कि इसका टॉपिक अच्छे ढंग से बना देंगे। जब भी संतुलित करते हैं तो आप हमेशा प्रयास कीजिए कि पहले हाइड्रोजन को मिलाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद हाइड्रोजन को पहले देखिए, इसके बाद ऑक्सीजन को देखिए, आपको शायद दिक्कत कहीं नहीं होगा। इन दो चीज़ को ध्यान से देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा संतुलित करने में। अगर इन दोनों चीज़ के बाद अगर भटक जाते हैं किसी चीज़ में तो आपको दिक्कत होना तय है, क्योंकि आपका बेसिक वहाँ तक समझ में आना चाहिए जहाँ तक ये चीज़ बन जाना चाहिए। जैसे कि देखिए आपको करके दिखाते हैं, क्या दिया हुआ है? CH4 है ना, अब O2 है, यहाँ क्या है? CO2 है प्लस H2O है ना। अब इसको करेंगे कैसे? यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कै गो है, यहाँ मिलाइए, कै गो है? यहाँ 4 गो है। यहाँ मिलाइए, यहाँ कै गो है? 2 गो है। सबसे पहले क्या बताए थे? हाइड्रोजन को देखेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देखिए तो यहाँ 4 गो है, अब यहाँ क्या चाहिए? 2 गो है। तब कैसे करेंगे? तब तो फिर 4 लगाना होगा, तो 4 लगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि हमको फिर 2 लाना होगा। तो 2 लगाने का भी तरीका है ही नहीं कि इसका नीचे लगाएंगे, नीचे नहीं लगता है, जब भी लगाए तो उसका आगे लगेगा, ठीक है ना। तो इसका आगे लगाना होगा, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान से समझिएगा। देखिए अलग लिखते हैं। तो CH4 तो ये था, बोले हाँ था, अब नहीं लिखा पाएगा, इसको यही समझ लीजिए। तो देखिए CH4 में अब क्या किया? यहाँ 2 लगा दिया है, यहाँ क्या लगा दिया? 2। तो देखिए यहाँ 2 लगाया है कि नहीं लगाया है? लगाया है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो इन्हें भी हाइड्रोजन 4, इन्हें भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, इन्हें कितना हो गया? यहाँ 2 ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 और 2 ऑक्सीजन भी कितना हो गया? तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया। तो ऑक्सीजन को भी इन्हें भी 4 बनाना होगा, तो इधर भी ऑक्सीजन के पहले 2 लगा दिया है, तो यहाँ देखिए 2 लगाया, तो 2 2 कितना हो गया? 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर बताइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से इसको संतुलित कर सकते हैं। तो इसका एक टॉपिक बनाएंगे, हम एक वीडियो बना करके डाल देंगे कि संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में लगभग यही है, बाकी जो है आगे है, अगला चैप्टर जो है कल लेके चलेंगे। कल अब केवल आपका बच गया, क्वेश्चन बच गया कि कैसे कैसे किसका कैसा हल होगा और उसका आंसर क्या क्या होगा। तो कल इसके बारे में हम लोग जो है अच्छे ढंग से बात करेंगे।